ये जो स्फीयर, सपोज करो ये स्फीयर नंबर 1 है, ये स्फीयर नंबर 2। ठीक, चार्ज का कुछ ऐसा है कि ये कह रहा है कि अंदर का जो स्फीयर है ये Q चार्ज एक्युमुलेट करता है, और जो बाहर का स्फीयर है वो 3Q चार्ज एक्युमुलेट करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। ठीक है, इसलिए लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वही ना आप लोग को फाइनली मिलना तो क्वेश्चन ही है। मतलब फ्लक्स 1 अपॉन फ्लक्स 2 का रेशियो 1:4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मीडियम को चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा? अर्ज सर Q by epsilon naught यस सर। S बनेगा Q बाई epsilon naught into S। डायरेक्टर कांस्टेंट क्या लिखे हुए हैं आप? S में 3 तो 3 होगा। Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये बोल रहे हो? यस सर। ठीक है। अंकिता, यस सर। बना क्वेश्चन? कहा नहीं बन रहा क्वेश्चन तुमसे? देखो, ये लोग को नहीं बना है, वो लोग देखिए। ठीक है, जिनसे बन गया है अच्छी बात है। ठीक, अभी इस पे बेस 3-4 तरीके का क्वेश्चन करेंगे, लॉजिक को समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जैसे सपोज करो कि ये जो अंदर का सरफेस है, ठीक है, ये जो अंदर का सरफेस है इसका क्या है? हॉलो है पहला तो हॉलो है तो चार्ज कहाँ पे रहेगा? इसके सरफेस पे रहेगा। ठीक है, और हमने आपको बताया था, गॉस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज का अगर टोटल फ्लक्स निकालना, ठीक है, किसी भी चार्ज का अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? E ds। ठीक है, और दोनों में डॉट निकाल दो। अब यहाँ पे सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यहाँ है, और छोटा सा एरिया ले लेते हैं, ये हो गया E, और छोटा सा एरिया ले लेते हैं ds, इसका भी डायरेक्शन यही होगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0। यानी कि ईडीएस का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? ईडीएस कॉस थीटा। ठीक है, अब कहने का मतलब है कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे थीटा नहीं 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। ठीक है, क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। ठीक है, अब यानी कि डायरेक्टली अगर हमको सिर्फ चार्ज और एब्सोल्यूट परमिटिविटी का रिलेशन चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले सरफेस के लिए, ठीक है, सपोज करो कि अगर इसके बाहर अगर हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है? S1 ही होता ना। S1 के कारण जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता वो टोटल चार्ज कितना के कारण निकलता? Q चार्ज के कारण निकलता। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमारा फ्लक्स होता है वो कितना हो जाता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये पहले चार्ज के कारण फ्लक्स होता है। अब सोचिए कि अगर हम लोग दूसरे चार्ज की बात करें, ठीक है, दूसरे सरफेस की बात करें, तो ध्यान रखिएगा इस वाले सरफेस के अगर चारों तरफ अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, सपोज करो कि एक गॉसियन सरफेस हम लोग इसके चारों तरफ की, तो जानने वाला बात ये है कि टोटल चार्ज अंदर कितना हो जाएगा? Q पहले से था और बाहर वाले पे 3Q है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 4Q।
ठीक। तो अब जो यहाँ पे जैसे कि phi1 का वैल्यू आया था आपका कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी तरीके से जो phi2 का वैल्यू आएगा वो आएगा Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 एप्सिलॉन नॉट, नहीं 4 ऊपर जाएगा, सॉरी 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक, क्यों? क्योंकि ये बाहर जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस लिया है इसके लिए अंदर का चार्ज टोटल कितना हो जाएगा, 4Q। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ चार्ज कैसे निकालते हैं कि उससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स, अब देखो इसके कारण भी जो फ्लक्स होगा वो इस एरिया से निकलेगा और इस चार्ज के कारण भी जो फ्लक्स होगा वो इस एरिया से निकलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो टोटल चार्ज अंदर में होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का समेशन हो जाएगा, इसलिए Q1 ये हो जाएगा और Q2 ये हो जाएगा। तो इसलिए Q1 अपॉन Q2 अगर निकालेंगे आप, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे और यहाँ पे 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, यानी कि कट कुटा के कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि ये एक पैटर्न है क्वेश्चन का कि 3 करती है। भाई अगर तुम, एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को एक चीज पढ़ाया हुआ है पहले से, ठीक है, कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। अगर कोई मीडियम को आप डालिएगा, जैसे क्या बोल रहा है इसमें कि इफ एयर इनसाइड S1 इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम, यानी कि इसके अंदर का जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, कांस्टेंट उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, पहले 1 होगा अब 3 कर दिया गया, तो इसके कारण डाइलेक्ट्रिक के चेंज करने के कारण क्या होगा, फ्लक्स चेंज करेगा। ठीक, कैसे चेंज करता है, तो देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा नया जो फ्लक्स आया, ठीक, वहां पे ये एप्सिलॉन जो है ये एप्सिलॉन नॉट ना होके अब क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम। क्या बन जाएगा ये, एप्सिलॉन मीडियम। और एप्सिलॉन मीडियम का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको पुट करेंगे, यानी कि टोटल फ्लक्स देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे कि टोटल चार्ज तो Q है और नीचे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 3 है। ठीक, यानी कि पहले कितना था फ्लक्स, देखो पहले फ्लक्स था इतना, अभी हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो अगर फ्लक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा Q1 अपॉन 3, और अगर चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली मेडिकल के एग्जाम में आता है। सेम क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते हैं एक नए डाटा के साथ। ठीक है, डाटा क्या है, इस पे चार्ज Q1 है और इसका सरफेस एरिया S1, इस पे चार्ज Q2 है और इसका सरफेस एरिया S2 है, और इस पे चार्ज Q3 है और इसका सरफेस एरिया S3 है। तो अगर हम लोग Q1, Q2, Q3 का वैल्यू पुट करें तो सपोज कर लो कि ये है Q, ये है 3Q और ये है 5Q। ठीक, तो S1 के कारण फ्लक्स बताइए कितना होगा, S2 के कारण फ्लक्स बताइए कितना होगा, एंड S3 के कारण फ्लक्स बताइए कितना होगा। अब तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा क्या हो जाएगा, Q बाई 4Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि दूसरे के लिए हमको इन दोनों चार्ज को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तीसरे के लिए क्या करेंगे, 9Q अपॉन एप्सिलॉन। होगा कि नहीं होगा बताइए, क्यों,
क्योंकि जब तीसरे का कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तीनों चार्ज को लेना पड़ेगा और इस तीनों चार्ज को बाहर से गॉसियन सरफेस को आर्टिफिशियल लेंगे। इस बाहर वाले गॉसियन सरफेस के लिए जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या होगा, 9q होगा। टोटल कितना हो जाएगा, एक स्फीयर की जगह अगर सपोज करो कि 4 स्फीयर होता तो क्या करते, सेम पैटर्न में निकाल लेंगे, बताइए। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बायो वाले बच्चे, आईआईटी में अभी सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर इसके जगह एक चौथा स्क्वायर भी डालोगे तो लॉजिक वही लगेगा। हमारा काम है लॉजिक को सीखना, हमारा काम है अप्रोच को सीखना, क्वेश्चन का नेचर कुछ भी हो सकता। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, याद रखना स्फेयर की जगह और कोई और भी स्ट्रक्चर अगर हो ना तो भी हम लोग लॉजिक सेम लगाएंगे। जैसे अगर कोई सिलेंडर है, ठीक है, इस हॉलो सिलेंडर है और फिर इसके बाहर एक सिलेंडर सपोज करो कि हम लोग डाल दिए, तो भी लॉजिक जो लगेगा ना वो सेम लगेगा। फिर इसके बाहर भी अगर एक मान लो कि अगर सिलेंडर डाल देंगे तो भी लॉजिक लगेगा, वो क्या लगेगा, सेम रहेगा। फिर इसका मान लो कि 3q चार्ज या 5q चार्ज जो भी करना है, इसके कारण भी जो सरफेस एरिया होगा, और या फिर इसका ले लो कि अगर 5q चार्ज, इसके कारण भी जो वैल्यू आएगा वो सेम। हमको एरिया के चक्कर में पड़ना ही नहीं। देखो फ्लक्स को निकालने का दो तरीका, फ्लक्स को निकालने का दो तरीका, या तो तुम E डॉट ds कर दो तो तुम्हारा फ्लक्स आ जाएगा, या फिर तुम इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल दो। ठीक, बहुत दिमाग लगाएगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह ये क्या कर देगा, तुमको मीडियम का एप्सिलॉन यूज कर देगा। तो मीडियम के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, q अपॉन, बताइए, एप्सिलॉन नॉट इनटू ईयर। क्या लिखते हैं यहाँ पे, मीडियम का वैल्यू ना, ER। यस सर। ठीक, तो यानी कि बताओ तो इससे ज्यादा हमको क्या परेशान करेगा कोई भी एग्जामिनर, फ्लक्स को निकालने का इससे ज्यादा कोई तरीका हो सकता है क्या? या तो वो E डॉट ds देके परेशान करेगा, बार बार क्या करेगा, इसको बदल देगा, सरफेस एरिया को चेंज कर करके क्वेश्चन देगा, या फिर क्या करेगा, अपने को चार्ज को बदल बदल के क्वेश्चन देगा, या फिर क्या करेगा, हम लोग को मीडियम को बदल के करेगा। यानी कि क्या क्या बदल सकता है वो सरफेस एरिया को चेंज कर सकता है। सो हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सरफेस एरिया, या फिर वो क्या चेंज कर सकता है, चार्ज को चेंज कर सकता है। ठीक है, या फिर लास्ट में करेगा तो क्या चेंज करेगा, मीडियम को चेंज करेगा। बताइए तो इन तीनों के अलावा और कुछ चेंज कर सकता है क्या? ठीक, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन करने के तो वो भी कर सकता है। तो यही सब टाइप का क्वेश्चन है जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। हो जाएगा सबसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका ग्राफ देखेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज हम बताए थे जब नॉर्मल तरीके से बता रहे थे, गॉस लॉ नहीं यूज किए थे तब बताए थे, लेकिन अब दोबारा इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुमको ग्राफ का क्वेश्चन पूछेगा ये। ठीक, तो सपोज करो एक स्फीयर ले लिया भाई, ठीक है, इसका सेंटर भी होगा, चलो सेंटर भी ले लिया। ठीक, उसके बाद ये बाहर वाले को हम लोग गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, इसे गॉसियन सरफेस डॉट डॉट से होता है लेकिन मान लेते हैं। देखिए अगर हम ये बात करें कि ये जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो शेल है, ये इसका रेडियस जो है वो r है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का रेडियस जो है वो r है। ठीक है, और ये एक हॉलो शेल है जिसपे कि चार्ज है q। कितना है चार्ज, q चार्ज। तो एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो ये कि ये हॉलो है और इस पे चार्ज कितना है q, और ये है गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसको निकालेंगे, ठीक है, गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। फाइन, कहाँ का निकालना पड़ेगा, देखो एक तो इनसाइड होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, दिस इज पॉइंट नंबर 1।
दूसरा पॉइंट सरफेस पे होगा, दिस इज पॉइंट नंबर 2, और तीसरा पॉइंट कहीं भी आउटसाइड द सरफेस होगा, दिस इज पॉइंट नंबर 3। इसी 3 जगह किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गॉस थ्योरम को यूज कर लेते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, कि सरफेस लाइन इंटीग्रल जो होता है, ठीक, वो E डॉट ds, ठीक है। अब E डॉट ds देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है, ठीक, E भी देखना पड़ेगा और ds भी देखना पड़ेगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने छोटा सा एरिया ले लिया ds, ठीक, और ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटवर्ड, क्योंकि हमेशा ये कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री टू द सरफेस, प्रॉपर्टीज में हमने लिखाया हुआ है, ठीक। और उसी तरीके से अगर ये एरिया हमने ds लिया है, तो सपोज करते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो भी इसी में है, सेम डायरेक्शन में है दोनों एरियाज, ठीक है। तो हम लोग को जो फ्लक्स निकालना है उसके लिए यही 2 चीज चाहिए होता है, यानी कि इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, E तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे S का अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो n वेक्टर दिखाना पड़ेगा n कैप, ठीक, यानी कि ये दोनों, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और n कैप से इसका क्या बता दिया हम लोग, n वेक्टर नहीं n कैप लेना ज्यादा सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वेक्टर नहीं n कैप ले लो यहाँ पे, ठीक। तो डिस्टेंस जो सरफेस एरिया है ds लिए और इसका डायरेक्शन n कैप लिए, ये क्या दे रहा है हम लोग को, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। कोई दिक्कत है नहीं ना, यानी कि यहाँ पे अब अगर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो देखो, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, E, ठीक है, और जो सरफेस एरिया होता है एक स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई r², और ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहां से अगर देखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r², ठीक है, Q अपॉन r²। देखो जो हमने नॉर्मली फाइंड आउट किया हुआ है सेम इक्वेशन यहाँ पे गॉस से भी आ गया, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हमने टोटल सरफेस एरिया लिया था, ये किसके लिए लिया था, गॉसियन सरफेस के लिए, ये पॉइंट लिया था, और यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस हमने r लिया था, ठीक है, और तभी इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस का वैल्यू निकाले। अब ये r जो है ना, ये अलग अलग जगह के लिए अलग होगा। यहाँ भी देखो, ये जैसे r1 होगा, ये r2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू कैपिटल R। 3 केस होगा ना, तीनों पॉइंट के लिए, पॉइंट नंबर 1 के लिए, पॉइंट नंबर 2 के लिए, पॉइंट नंबर 3 के लिए। ध्यान से सोचिएगा, पॉइंट 1 के लिए बात करते हैं। अगर पॉइंट 1 के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो नो चार्ज इनसाइड दी शेल। अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अगर Q को 0 कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक। अगर हम लोग पॉइंट नंबर 2 का बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू कितना है, ठीक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा Q अपॉन r², ठीक है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें कि R जो है वो उस शेल के रेडियस से ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे अगर हम लोग कोई पॉइंट लेंगे, तो याद रखिएगा, जैसे ही हम लोग बाहर के लिए पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो वो जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है,
वो हमारे लिए क्या, वो जो शेल है हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4πε0, और यहाँ हो जाएगा टोटल चार्ज Q अपॉन एनी डिस्टेंस R। ठीक है, क्योंकि जब दूर से देखेंगे तो ये टोटल चार्ज हमारे लिए Q है, और ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो एक शेल के अंदर जो केसेस होते हैं वो यही 3 केस होता है। ठीक है, एक होता है कि इनसाइड कितना होगा, इनसाइड द सेल। ठीक है, ये हो गया इनसाइड द सेल, ये हो जाएगा ऑन द सेल। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सेल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कंडक्टिंग सेल है ये। ठीक, और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग शेल। देखिए कोई अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा अंतर। जो कंडक्टिंग शेल होता है ना, उसमें सारा चार्ज कहाँ पे चला आता है, सरफेस पे चला आता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो। ठीक है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि अगर टोटल चार्ज इस पे Q है और टोटल वॉल्यूम अगर V है, तो याद है ना हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को लेना पड़ता है। समझे, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं होता है कि कहाँ पे चार्ज ज्यादा है कहाँ पे चार्ज कम है, ये चीज हम लोग बता नहीं पाते। तभी इसी पे हम आने वाले थे। इसमें क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, अगर ये R है तो याद रखिएगा ये हो जाएगा E = 1/4πε0 और Q अपॉन R। R क्या है, इसका रेडियस। R क्या है, इसका रेडियस। लेकिन यहीं पे अगर ये यहाँ पे अगर ये पूछेगा, ठीक है, ये आउटसाइड द पॉइंट कहीं पे अगर आएगा तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E = 1/4πε0 Q अपॉन R², ये स्मॉल r। लेकिन यहाँ का केस कुछ और है। यहाँ पे देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है, हम डिराइव करेंगे अभी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आता है। ठीक सर ये तो सेल हाँ? सेल है, इसमें तो केस कहाँ से आ गया, ये तो हॉलो है ना। स्फीयर, ओहो, सॉलिड का बात कर रहे थे ना, शेल नहीं होगा, कंडक्टिंग स्फीयर होगा। अब ठीक है, सॉलिड, अरे वैसे भी वॉल्यूम का बात कर रहे थे ना अनुभव, शेल कैसे होगा, नॉन कंडक्टिंग शेल। देखो नॉन, अगर शेल की बात करेंगे तो शेल में सरफेस कहाँ पे होगा, एक प्लास्टिक का बॉल ले लो जो अंदर में खाली रहता है। ठीक है, चाहे तुम एक विकी का बॉल ले लो जो अंदर में खाली रहता है, चाहे तुम कॉस्को का बॉल ले लो जिसमें कि अंदर खाली रहता है, सब में तो अंदर खाली ही है ना अनुभव। यस सर। जो शेल है वो तो शेल है, वो तो अंदर से खाली ही होगा ना, रहेगा थोड़े ना। ठीक है, तो ये जो सॉलिड है ना, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो अभी 5 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, हम 5 मिनट पे फिर एक लिंक भेज रहे हैं और उसमें ये नॉन कंडक्टिंग वाला पार्ट हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शेल में, नॉन कंडक्टिंग शेल के अंदर में कैसे होता है और ग्राफ इसका कैसे होता है, इसका ग्राफ बताना। अभी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो तो, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे R = R होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो याद रखना। ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन जब ये R पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा वो मैक्सिमम होगा, E मैक्स। कहाँ पे होगा E मैक्स, इसके इस पे क्या कहते हैं, सरफेस पे। और यहाँ के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि E विल बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड E = कितना होगा, 0। समझ रहे हैं, यही इसका ग्राफ होगा। ये हॉलो शेल का बता रहे हैं, ये इसका ग्राफ है। समझ में आ रहा है?